14 अगस्त एक ऐसा भारतीय इतिहास का कहा जाए काला दिन है। आज वह दिन है जिस दिन अंग्रेज जाते जाते इस देश के दो टुकड़े कर गए, अर्थात हमारे भारत को खंडित किया और भारत से एक अलग देश, एक बहुत ही बड़े हिस्से को इससे खंडित करके उसे पाकिस्तान बनाया और उसका एक खंड पूर्वी पाकिस्तान। और इस खंडित होने से हमारे देश में हमारे जो भारतीय जनमानस है उसके अंदर एक क्रोध, एक गुस्सा उस समय भी उत्पन्न हुआ, आज भी है, यह भी समाप्त नहीं हुआ। और जो मैंने कहा कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो वर्तमान में फिलहाल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो कि 1971 में वो पाकिस्तान से अलग हो गया और उसका बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। और जो हम आज इस दिन बार बार इसलिए याद कर रहे हैं कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को विखंडित नहीं होने देंगे और इसके टुकड़े नहीं होने देंगे, और जो खंडित होके जो हमारे हिस्से अभी भारत से अलग हैं, उस गौरवमयी अखंड भारत को हम कैसे स्थापित कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही हमारे इस भारत से अलग हुआ, काफी पहले से चला आ रहा है। और आप देखेंगे कि हमारा जो भारत है पहले प्राचीन काल में वो हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखलाओं से लेकर और ब्रह्मदेश यानी जिसे बर्मा वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है वहां तक, यानी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया तक हमारी सभ्यताएं पहले फैली हुई थी हिंदू धर्म की, हमारे भारत देश की, हमारे हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की। लेकिन प्राचीन काल में तो कई देश अलग हो गए, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन काल आया तो उस समय आप ये देखेंगे कि हमारे देश में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे एक बड़ा भूभाग जिसको अलग करके अफगानिस्तान बना दिया गया। उसके फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो तिब्बत जो हमारे भारतीय भूभाग में पहले प्राचीन काल में था, वहाँ के तिब्बत से लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ से लोग तिब्बत जाते थे, सारा संस्कृति, रहन सहन, शिक्षा सब कुछ एक थी। तिब्बत को अलग कर दिया, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर आप बांग्लादेश देख रहे हो वो भी, इसके अलावा अब म्यांमार, श्रीलंका। यानी प्राचीन काल आप देखें तो हमारा देश कितना बृहद था। जो हमारा अखंड भारत का जो संप्रत्यय है, जो हमारी जो पहले रहा, उसको हम कैसे स्थापित करें। हम जरा सोचे तो ये ऐसा हुआ कैसे। और सबसे बड़ी चीज, जब देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भी ये रुका नहीं। देश की स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का एक खंड वो उस पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया। और उससे भी आगे आ जाए और आगे 1962 में वहां देखेंगे तो अब चीन ने हमारे एक लद्दाख के भूभाग पे कब्जा कर लिया। ये सब हो रहा है। स्वतंत्रता, अंग्रेज इस देश को स्वतंत्रता देकर गए, उसके पहले भी उन्होंने किया और बाद में तो अंग्रेज नहीं थे, हम लोग थे। फिर जम्मू कश्मीर का भूखंड पाकिस्तान में कैसे चला गया, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में कैसे चला गया, हमारे लद्दाख का एक भूभाग वो चीन में कैसे चला गया, चीन का कब्जा कैसे हो गया। ये बहुत ही विचारणीय है। आज के दिन हम कम से कम आज के दिन तो हमें विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी अफसोस की बात जो अभी वर्तमान तक है, आप सभी लोग मुझसे शायद सहमत हो कि चीन ने लद्दाख के भूभाग पे कब्जा किया और हमारे तत्कालीन भारतीय सरकार ने उसको स्वीकार्यता तक प्रदान कर दी। और इसका सबसे बड़ा जो हमें दिखाई देता है, आप उस भूभाग को लोग अक्साई चीन कहते हैं। क्यों?
अक्साई चीन क्यों? क्या हम उसे चीन अधिकृत लद्दाख नहीं कह सकते? अभी लद्दाख के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इसे अक्साई चीन नहीं कहा जा सकता। अक्साई चीन कहने का अर्थ है कि आपने इस पे चीन के कब्जे को स्वीकार्यता प्रदान कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें कहना चाहिए चीन अधिकृत लद्दाख। अक्साई चीन क्यों कहें? वो हमारे लद्दाख का भूभाग है और हमें इसी नाम से उसको कहना चाहिए कि वो चीन अधिकृत है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? हम उस अखंड भारत, गौरवमयी अखंड भारत को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं? और स्थापित तो करेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान का भारत देश है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? मैंने अभी पूर्व में कहा कि भारत खंडित होता चला गया। इसके पीछे सिर्फ एक मात्र कारण ये नहीं कि दुश्मन हमसे ताकतवर था, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी कहीं न कहीं कोई न कोई कमजोरी थी और इस कमजोरी को हमें देखना होगा। जब तक हम अपनी कमजोरियों को नहीं देखेंगे तब तक हम अपने अंदर वो जो संकल्प है, वो जो शक्ति है, वो हम पैदा नहीं कर सकते। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं और हम कैसे, अभी जो भारत है इस भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर जो युद्ध हो रहा है। पहले जो रहा कि राजा राजा लड़ रहे हैं, राजा राजा नहीं, हमारा भी जो पूरी जनता थी, जो प्रजा थी, उसका भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम ऐसा नहीं देख सकते कि बस एक पक्ष, एक जिसको लड़ने का कार्य दिया गया है बस वही युद्ध कर रहा है। आज का युद्ध ऐसा है कि उसमें पूरी जनता को लड़ना पड़ता है, पूरी जनता को युद्ध करना पड़ता है। हम उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा योगदान दे सकते हैं और वो योगदान महत्वपूर्ण है। और यदि हम ये सब देखें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अब तो सरकार ऐसी आ रही है कि विश्व को हमारी ताकत का, हमारे भारतवर्ष की ताकत का पता भी चल रहा है, ज्ञात भी हो रहा है कि भारतवर्ष में क्या शक्ति। अभी तक जो तत्कालीन सरकारें थी, पीछे की सरकारें, वो विश्व में अपनी छवि, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ताकत नहीं है, हमारे अंदर वो मजबूती नहीं है, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि सामने वाला अहिंसा और प्रेम की भाषा नहीं समझता। दुश्मन, हम अहिंसा का पालन तब तक करेंगे जब तक दुश्मन अहिंसा, वहीं तक करेंगे जहां दुश्मन अहिंसा का पालन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अहिंसा का पालन करें और दुश्मन हम पे वार करे। तो हम अहिंसा का पालन वहीं तक करेंगे जहां दुश्मन अहिंसा का पालन करेंगे। और एक बहुत बड़ा दस्तूर है कि सामने वाला प्यार की भाषा नहीं समझता। सामने वाला प्यार की भाषा कुछ चयनित लोगों की समझता है। और वो समझेगा कैसे? सामने वाला प्यार की भाषा हमेशा उस ताकतवर की समझता है। यदि आप ताकतवर हैं तो आपके प्यार की कद्र है, यदि आप ताकतवर नहीं हैं तो आपकी प्यार की कोई कद्र नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज भारतवर्ष अपनी उस ताकत को प्रदर्शित कर रहा है और आपने उसका प्रतिफल देखा भी होगा। आज जैसे लोगों को लग रहा है कि भारतवर्ष एक उभरती हुई शक्ति है, उभरती हुई महाशक्ति है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के सारे देश आपकी तरफ, आपके समर्थन में उतर गए। और ऐसा चल रहा है। उन्हें अचानक प्यार कहाँ से आ गया? उन्हें अचानक प्यार इसलिए आ गया कि उनको आपकी ताकत का एहसास हो गया। तो सबसे बड़ी चीज है, अब वो हमारी प्यार की कद्र करेंगे, अब वो हमसे संबंध बनाएंगे। और संबंध हमेशा, प्यार हमेशा, रक्षा हमेशा और सुरक्षा हमेशा ताकत के साथ होती है। और इसलिए इस ताकत का बहुत बड़ा भूमिका है। और मैं कह रहा था कि अब उस अखंड भारत का जो हमारा जो विजन है वो काफी दीर्घकालिक है। उसके लिए हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा। अभी आप पड़ोस के चीन को देख लो। आप चीन क्या करता है? कहता है, इतिहास खोलता है और कहता है ये भूभाग प्राचीन काल में हमारे लोग यहाँ पे जाते थे, ये प्राचीन काल में इस सदी में इस पे मेरा राज था।
यहाँ इस समुद्र में प्राचीन काल में यहाँ तक मेरे लोग मछली पकड़ने जाते थे। यहाँ लोग अभी भी उसका है कि यहाँ तक हमारे सैनिक गश्त करने जाते हैं, और जहां उनके लोगों ने कदम रख दिया वो देश कहते हैं कि ये भूभाग हमारा है। और आप भारतवर्ष के लोग, ये तो पूरा इतिहास है कि ये हमारा, ऐसा नहीं कि हम वहां पे जाके मछली पकड़ने जाते थे वहां पे, या फिर हम अपने कदम गश्त करने जाते थे। ये जितने भी देश बताए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, जितने भी देश है, यहाँ से ये तो पूरी शासन व्यवस्था एक थी। सब भारतवर्ष का एक भाग थे, लेकिन तो पर भी हम वो कहने की हिम्मत, वो करने की हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहे। इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि आप ये तब कर पाएंगे जब आप वो अपने अंदर देश को एक सामर्थ्यवान इस्लाक बनाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम इस देश को रक्षा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाएं। और रक्षा भी तब, रक्षा के लिए पैसा चाहिए होता है। हम हथियार खरीदेंगे, सेना खड़ी करेंगे, इसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा किसके पास होता है? जो आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान हो। इसलिए हमें आर्थिक महाशक्ति भी बननी है और एक रक्षा के क्षेत्र में भी एक महाशक्ति बननी है। तब हम ये सोच सकते हैं कि हम उस गौरवमयी अखंड भारत को स्थापित कर पाए। तो इसके लिए सिर्फ एक सरकार, एक नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकें। वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां भी आप देख रहे हैं हमारे जो भारतवर्ष के ऊपर आई हुई है। अभी भी आप देख रहे हैं बगल में पाकिस्तान, फिर उसके बाद चीन ने हमेशा, आप देखेंगे तो अलग अलग जो हमारे जो सीमा रेखा है भारत की, उसकी अलग अलग सीमा पे वो अलग अलग तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। गलवान में भी उसने हमारे सैनिकों के साथ उसकी झड़प हुई, हमारे सैनिक शहीद हुए। आपने सिक्किम में भी देखा, अरुणाचल प्रदेश में आप देखते रहते हैं, लिपुलेख दर्रे में भी आपने देखा, नेपाल के पास। आखिर चीन चाहता क्या है? चीन एक विस्तारवादी मानसिकता का व्यक्ति है। मैंने भी कहा कि हमारे तो भूभाग थे, हम दावा नहीं कर रहे, और वो कहते हैं कि मेरे लोग मछली पकड़ने जाते थे, मेरे लोग गश्त करने जाते थे, तो वो भूभाग मेरा हो। उसने तिब्बत पे भी कब्जा कर रखा। अब आप देखें इतिहास, यदि पाकिस्तान का बंटवारा, पाकिस्तान हमसे अलग नहीं होता, तिब्बत पे चीन का कब्जा नहीं होता, तो आज हमारा देश कितना विकास कर चुका होता, कितना ताकतवर होता, इसकी कितनी समस्याएं खत्म हो गई होती। क्योंकि हमारी जो दो मुख्य जिन देशों से समस्या है, वो एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। उसमें कि तत्कालीन सरकारें, उन्होंने दूरदर्शिता के साथ कार्य नहीं किया। आप अंग्रेजों को देखो, अंग्रेजों ने अपने बीच और चीन के बीच, उन्हें तिब्बत पे चीन को कब्जा नहीं करने दिया। जब वो चले गए तब यहाँ पे, और हुआ क्या, जब 62 में युद्ध हुआ, चाहे कभी भी, तो ऐसा नहीं कि वो हमसे ज़्यादा बहुत विकास कर चुके थे, हमसे बहुत ताकतवर थे, लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ें जो रक्षा के क्षेत्र में चाहिए था, जो रक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं चाहिए थी, वो था ही नहीं, कुछ किया ही नहीं गया। तो सिर्फ अहिंसा अहिंसा, प्यार, प्रेम प्रेम, इसका करने से तो इसकी भाषा कोई नहीं समझता। तो फिलहाल विश्व पटल पे ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका महत्व तब है जब आप ताकतवर हों। जैसे कहा जाता है ना कि परमाणु बम कोई प्रयोग करने के लिए नहीं रखता, परमाणु बम अपनी सुरक्षा की गारंटी होती है कि हमारे ऊपर उस प्रकार की ताकतें बहुत विध्वंसक तरीके से आक्रमण नहीं कर सकती। यानी यदि कोई, और हमारे भारत का संकल्प भी है कि यदि कोई इसे मैं पहले प्रयोग नहीं करूंगा, जब कोई देश प्रयोग हम पे करता है तब हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, वरना हमने इसको अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किया है, किसी दूसरे देश पे प्रयोग करने के लिए हम पहल नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे संकल्प ले सकते हैं? वर्तमान में अखंड भारत, और सबसे बड़ी चीज अभी का जो भारतवर्ष है,
उसको हम सुरक्षित रखने में क्या कर सकते हैं। आज भी वर्तमान में भी हमारे भारतवर्ष को बहुत चुनौतियां मिल रही हैं, बाहर से भी अंदर से भी, दोनों जगह से चुनौतियां मौजूद हैं हमारे यहाँ। भारत वाले, अभी मैंने कहा कि चीन हमारे देश के चारों तरफ एक, सभी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे, उनको कर्ज देकर, उनको अपनी तरफ मिलाकर, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल का भी आप देख रहे हैं, इन सभी को एक भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। पाकिस्तान उसके साथ मिला हुआ है। तो ये बाहर की चुनौतियां। अब बाहर का जो इस प्रकार के जो दुश्मन होते हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते, सबसे बड़ी चीज है ये, ज्यादा खतरनाक नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाला मेरा दुश्मन है। हमें यह पता होता है कि उसकी ताकत क्या है, हमें यह पता होता है कि उसकी कमजोरी क्या होता है, कमजोरी क्या है। ये भी हम रणनीति भी बना सकते हैं उसके खिलाफ कि उसको कैसे हमें उसका सामना करना है, कैसे उसे हमें परास्त करना है। हम सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर का दुश्मन मौजूद है वो तो छुपा हुआ है। फिर आप देखें इस भारतवर्ष में, जैसे कि एक वामपंथी विचारधारा, वो हमेशा आप देखेंगे तो इस वैसे तो कम्युनिस्ट वो कहते हैं कि राष्ट्र की संकल्पना ही नहीं है, चीन के संदर्भ में नहीं कहते, उनके लिए बस चीन ही एक राष्ट्र है, बाकी और कोई राष्ट्र है ही नहीं। और इस देश को वो ऐसी चीजें करते हैं, हमारे युवा वर्ग को ऐसे भ्रमित करते हैं कि हमारे देश के क्या हित है किस चीजों में, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो उनके बरगलाने में अलग अलग चीजें वो करते रहते हैं। अभी आपने एक और देखा होगा जो अभी नया बहुत ही ज्वलंत है, और उनके इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसका शिलान्यास किया गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें उसका भूमि पूजन किया उन्होंने। इसके बाद आप देखेंगे तो एक जो मुस्लिम वर्ग है, एक संगठन है उनकी तरफ से एक कथन आया कि हम फिर इसको मस्जिद बना देंगे। हागिया सोफिया का उदाहरण दिया उन्होंने। हागिया सोफिया का उदाहरण का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, हमारे देश में क्या करने की योजना बनाई जा रही है। हागिया सोफिया एक तुर्की में किया गया है, जो कि पहले चर्च था। अब वहाँ पे जो मुस्लिम हुकूमत जो अभी वर्तमान में है, उसने उसको वहाँ पे लोगों को नमाज पढ़ने की और उसको जो है म्यूजियम से हटा के घोषणा कर दी। ये राम जन्मभूमि को कैसे बनाएंगे हागिया सोफिया, इनकी योजना है। इनके कहने का अर्थ है कि हम जिस दिन इस देश में हमारी आबादी ज्यादा हो जाएगी, हम जिस दिन यहाँ के शासन पे हमारा नियंत्रण होगा, उस दिन हम राम जन्मभूमि को फिर से मस्जिद बना देंगे। इन्होंने चैलेंज किया, इन्होंने चुनौती दी, और ये फिर एक बार इस देश के ऊपर, यही मैंने कहा कि जो इस देश में जो दुश्मन है उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। इस देश को कह रहे हैं कि वो, यानी कि सीधा सीधा जो गजवाए हिंद उसकी घोषणा कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सनातन संस्कृति को कैसे बचाएं और हम कैसे उनकी रक्षा करें। और मैंने आपको कहा कि सामने वाला प्यार की कदर तब आपकी करेगा जब आप ताकतवर। इसलिए हर एक पक्ष पे, हर एक चीजों पे हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, चाहे शिक्षा हो, चाहे अर्थ हो, चाहे सुरक्षा हो, हर चीजों पे हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। और जो हमारा लक्ष्य है, हमें जो वर्तमान भारतवर्ष है उसकी रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, और इसके साथ साथ जब हमें अपनी उस ताकत को, हमारे उस संस्कृति को और मजबूत बनाना है और आगे लेकर जाना है। और तब हम कह सकते हैं, तब हम उस स्थिति में आएंगे कि जो देश हमसे विखंडित हो गए वो फिर कैसे एक भारतवर्ष में हो। एक भारतवर्ष यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत तब होगा जब भारत के जो खंडित क्षेत्र हैं वो फिर भारतवर्ष के में अंदर समाहित हो।
तो इसके लिए ये बहुत ही एक कठिन संकल्प है, परंतु हमें ये संकल्प आज के दिन फिलहाल इसको आगे बढ़ाना है और हमें अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी बताना है और सबको एक संकल्प लेना है कि हम वर्तमान भारतवर्ष की रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और इसके साथ साथ हम अपनी शक्ति, अपनी शिक्षा, अपना सामर्थ्य इतना बढ़ाएंगे कि बाकी जो अन्य देश हैं वो भी हमारी तरफ आएं और जो हमारा खंडित क्षेत्र है वो हमारे इस भारतवर्ष में जो समाहित हो, हमारा वो अखंड भारतवर्ष जो अलग अलग क्षेत्रों में विखंडित है वो हमारे भारतवर्ष में दिखे। जिस भारतवर्ष की हम पूजा करते हैं, जिस भारत माँ को कहते हैं, अभी हमें भारत माँ का एक हिस्सा हमारे पास है, क्योंकि जो पहले के लोग थे उन्होंने काट काट के भारत माँ को कभी हाथ, कहीं पैर, कहीं अलग अलग कर रखा है। हमें तो समझ नहीं आता कि लोगों को इन चीज़ों पे क्रोध आता है कि नहीं आता है, गुस्सा आता है कि नहीं है। ये गुस्सा, ये क्रोध होना चाहिए और जैसे ही इन चीज़ों पे उनके खिलाफ एक जनमानस तैयार करना होना चाहिए जो कि उन्हें देश को भी खंडित किया। तो आज हम संकल्प लें कि हम अपनी भारत माता, अपना अखंड भारत पुनः उस गौरवमयी रूप में, उस बृहद रूप में स्थापित हो और जो वर्तमान में हमारे पास है उसकी हम कैसे रक्षा करें, सुरक्षा करें और कैसे इस देश को आगे बढ़ाएं और जो आने वाली हमारे देश के अंदर से और बाहर से चुनौतियां हैं उसका कैसे सामना करें। इसके लिए मैं चाहूँगा आप सभी लोग सोचें, विचार करें, संकल्प लें, शपथ लें और इसी के साथ साथ आज के दिन को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि 15 अगस्त तो कल है लेकिन आज 14 अगस्त है और आज इस देश के बंटवारे का दिन है। तो इसलिए आप उस अखंड भारत को याद करें और उसको स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए अपना जीवन, तन, मन, धन अर्पित करें। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बारंबार नमस्कार।